हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में 50+ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है सीपीसी से, कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2(2) में किस बारे में इन सभी में से शामिल नहीं किया गया है। क्या रिजेक्शन ऑफ प्लांट, determination of any question with section 144, या एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ और डिफॉल्ट, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। यानी कि जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसके सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशन दी गई है। तो इन सभी में से कौन सी चीज़ है जो सेक्शन 2(2) में नहीं डिफाइन की गई है। तो जो हमारा कोई भी ऑर्डर होता है डिसमिसल का, उसके डिफ़ॉल्ट के संबंध में इस सेक्शन में नहीं डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में किस टर्म को डिफाइन किया गया है, डिग्री को डिफाइन किया गया है कि डिग्री किसे कहते हैं। उनके एक डिग्री के अंदर किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है, तो रिजेक्शन ऑफ प्लांट को शामिल किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्शन एनी क्वेश्चन विद इन टू सब टू सेक्शन 114, लेकिन इन दोनों चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि डिग्री होल्डर को सीपीसी के अंतर्गत इन सभी में से किसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो डिग्री होल्डर के बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 के अंदर। अब डिग्री होल्डर किसे कहते हैं, तो डिग्री होल्डर का मतलब होता है जिसके फेवर में कोई भी डिग्री पास की जाती है और वो उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिग्री होल्डर कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से सीपीसी का कौन सा सेक्शन है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में डिफाइन करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। वहाँ पर डिग्री टर्म को डिफाइन किया गया है, उसे ही हम डिग्री वो डिग्री नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टर्म को, उसी का मतलब होता है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि लोकल लिमिट के जुरिडिक्शन, जो भी सिविल कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन का लोकल लिमिट हो गई, उसी को हम डिस्ट्रिक्ट कहेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में इन सभी टर्म में से किसको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में जो फॉरेन जजमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं फॉरेन जजमेंट किसे कहते हैं। तो फॉरेन जजमेंट का मतलब होते हैं वो सभी जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से जो है गवर्नमेंट प्लीडर की टर्म में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट प्लीडर पर वो फंक्शन करता है। कोई भी प्लीडर जो एक्ट करता है गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन में, क्या वो गवर्नमेंट प्लीडर नहीं होगा। या कोई भी प्लीडर जो एक्ट करता है किसी प्राइवेट पर्सन की डायरेक्शन में, क्या वो जो है गवर्नमेंट प्लीडर नहीं होगा। या सी इन सभी में से कोई जवाब नहीं है। तो हमारा कोई भी प्लीडर अगर एक्ट करता है प्राइवेट पर्सन की डायरेक्शन में, उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट प्लीडर को सीपीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में गवर्नमेंट प्लीडर की टर्म को डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट प्लीडर पर इस कोड पर
एक्सप्रेसली वो फंक्शन करता है उसके अंडर, और कोई भी प्लीडर जो कि गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन के अंतर्गत कार्य करता है उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जज टर्म को इन सभी में से कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जज टर्म को आईपीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जजमेंट जो टर्म है या वर्ड है उसे इन सभी में से कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जो जजमेंट टर्म है सीपीसी में, इसे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। जजमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो जज के द्वारा दी जाती है किसके बेसिस पर, डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड के संबंध में जब दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जजमेंट डेप्टर को के अनुसार जजमेंट डेप्टर का क्या मतलब है इन सभी स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास की जाती है, क्या वो जजमेंट डेप्टर होता है? या कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री या ऑर्डर पास किया गया है और वो उसे एग्जीक्यूट करा सकता है, या कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई डिग्री पास की गई है, या कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया गया है और वो उसे एग्जीक्यूट करा सकता है। तो इन सभी स्टेटमेंट में से क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी और चौथी केवल पहली, या फिर ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो जो हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा इसका जवाब होगा 3 एंड 4। अब हम बात करते हैं जैसा कि सेक्शन 210 में जजमेंट डेप्टर के बारे में डिफाइन किया गया है। जजमेंट डेप्टर वो व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट में कोई भी डिग्री जो है पास की जाती है और उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीपीसी के सेक्शन 211 में इन सभी में से किस टर्म के बारे में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 211 में हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टर्म को देखने को मिलता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि किसी डिसीज्ड की जायदाद को लॉफुली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ में एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई भी पर्सन जो इंटरमीडिएट है उस डिसीज्ड की जायदाद के साथ, या जहां पर कोई भी पार्टी मुकदमा करती है एज एन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर टू पर्सन ऑन हुम स्टेट डिवेल्व ऑफ द डिसीज्ड पार्टी, यानी कि उसकी जो मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, तो वो एक तरीके से एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस सूट को फाइल करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि मैसने प्रॉफिट सीपीसी में कहाँ पर डिफाइन है इन सभी सेक्शंस में से। तो मैंसने प्रॉफिट को जो है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि पब्लिक ऑफिसर का क्या मतलब होता है। सभी जज, सभी मेंबर, ऑल इंडियन सर्विसेज के, या सभी मेंबर जो कि काम कर रहे हैं प्राइवेट बैंक में, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि जो प्रियम्बल दिया गया है भारतीय संविधान का, उसमें जो सोशलिस्ट टर्म है उसका एम क्या है। इन सभी में से पहला है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को दूर करना, दूसरा है राजनीतिक धार्मिक मामलों में असमानता को दूर करना, आय और स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को दूर करना, या वर्ग आधारित समाज को खत्म कर देना। तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आयोग ने सिफारिश की थी कि जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का आधार बनी, जो पंजाब और हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य का निर्माण करती है। इन सभी आयोग में से किसको, इन सभी कमीशन में से किस कौन सी इसके अंतर्गत शामिल होगी? तो जो हमारी शाह कमीशन है वो इसके अंतर्गत शामिल होगी। शाह कमीशन हमारी 1966 में जो है ये हुई थी। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो कौन सा उस क्षेत्र में व्यक्तियों को भारत का एक नागरिक होने की सूचना देगा? तो इन सभी में से कौन देगा? आप इसकी सूचना जो है ये दी जाएगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति प्रकटीकरण के माध्यम से भारत के नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सभी शर्तों को पूरा करना होगा। पहली है, प्राकृतिकरण के बाद वह भारत में रहने का इरादा रखता है। दूसरा है कि देश की अपनी नागरिकता त्याग देता है। तीसरा है उसका अच्छा चरित्र है, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? क्या वो प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो ये हमारी दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए विधायक पेश करना संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। इन सभी में से इसका सही जवाब क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल, एदर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, या फिर इन सभी में से कोई जवाब नहीं है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इसके संबंध में। अब हम बात करते हैं एक एक इम्पोर्टेंट केस लो है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। निष्पादन कार्यवाही के बाद भी डिग्री धारक के वकील के पास जमा धन का प्राधिकरण किस मामले में कदाचार का एक उदाहरण के रूप में आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला है हमारा प्रहलाद सारन गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा एम वीरेंद्र राव वर्सेस टेक चंद। तीसरा है हमारा इन री डी सी सक्सेना। और चौथा है हमारा शुभू राम यादव वर्सेस हनुमान दास खुत्री। तो इन सभी में से किस केस के अंतर्गत ये स्टेटमेंट कही गई थी? ये स्टेटमेंट हमारी कही गई थी प्रहलाद शरण गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं? तो हमारे आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है और 511 जो है हमारे सेक्शन डिफाइन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी में डेफामेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, मानहानि को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 499 हमारी इस बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि 498 इन सभी में से किससे संबंधित है? तो हमारी जो 498 है वो हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा वाइफ पर जब क्रुएलिटी की जाती है तो हमारी उससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी के सेक्शन 441 में इन सभी में से किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? क्या वो बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी गुप्त तरीके से रात में, या इन सभी में से कोई भी नहीं है? तो 441 जो बात करता है हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करता है।
अब हम बात करते हैं मिसचीफ को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है आईपीसी में, इन सभी में से। तो मिसचीफ को हमें हमारा डिफाइन किया गया है 425 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो किस सेक्शन में आईपीसी में पनिशेबल होगा। यहाँ पर एक ए पर्सन है जो बी पर्सन को क्या देता है, घूस देता है, ब्राइब देता है, ऑफर करता है, जो कि बी पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट है, और ए पर्सन बी पर्सन को यह कहता है कि तुम इस पैसे को रख लो और मुझे कोई भी अच्छी चीज, मुझे अपने डिपार्टमेंट से जो मुझे जरूरत है वो मुझे आप दे देना, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो बी यहाँ पर किस सेक्शन में अपराध के लिए लायबल होगा, तो सेक्शन 161 जो है इस पर अप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगले प्रश्न के बारे में, जो एक और स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इससे क्या पता चलता है इन सभी में से कौन सा अपराध उसने जो है कमिट किया है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या है और इससे इसका जवाब हम समझते हैं कि इन सभी में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। स्टेटमेंट क्या है, ए जेड को एक आपराधिक साजिश का दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट में एक नकल में एक पत्र लिखता है, यानी कि एज इट इज उसने एक लेटर लिख दिया है, जो इस तरह के आपराधिक साजिश में एक सहयोगी को संबंधित किया जाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने ही यह पत्र लिखा है, और पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसे वह जानता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर अवश्य आएगा और उस पत्र को वहां से उठा लेगा। तो इन सभी सेक्शंस में से यहाँ पर ए व्यक्ति जो है किस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। सॉरी। तो आईपीसी के सेक्शन 192 में वो उसे पनिशेबल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी सेक्शंस में से किस में जो है कर्ब इन्फिटिसाइड यानी शिशु हत्या के बारे में डिफाइन किया गया है। तो जब हम सेक्शन 315 को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, ये प्रीवियस जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा लिमिटेशन एक्ट से के बारे में बात करता है कि लिमिटेशन एक्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से साल का एक्ट है, 1963 का एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में इन सभी सेक्शंस में से किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पर बार ऑफ लिमिटेशन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट में कितने सेक्शन और कितने पार्ट डिफाइन किए गए हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में टोटल 5 पार्ट है और 32 सेक्शन जो है डिफाइन किए गए हैं, लेकिन एक सेक्शन जो है वो रिपील हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के पार्ट 4 में इन सभी में से किसके बारे में डिफाइन किया गया है। क्या वो सर्टेन एक्ट के अमेंडमेंट की बात करता है, एक्विजिशन ऑफ असेसमेंट की बात करता है, एक्विजिशन ऑफ ओनर बाय पोजेशन, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो कब्जे के स्वामित्व का अधिग्रहण इसके बारे में डिफाइन किया गया है, जो कि वहाँ पार्ट 4 की सब हेडिंग है, और उसके अंतर्गत सेक्शन अगला सेक्शन जो है वो शामिल करता है एक्विजिशन ऑफ असेसमेंट यानी सुख भोग का अधिग्रहण। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसमें टोटल कितने सेक्शन और चैप्टर डिफाइन किए गए हैं। तो टोटल उसमें हमारे 8 चैप्टर हैं और 107 सेक्शन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो कंप्लेनेंट की टर्म है इसे इन सभी में से किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कंप्लेनेंट
टर्म को डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के चैप्टर 7 में इन सभी में से किसके संबंध में बात की गई है। तो वो बात करता है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, यानी कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में उसमें डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इन सभी में से कौन सी सेक्शन है जो इंजरी टर्म को डिफाइन करती है। इंजरी टर्म को डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 में। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 44 जो है वहाँ पर इंजरी टर्म को डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा किस साल का एक्ट है। ये हमारा है 1882 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें टोटल कितने सेक्शन और चैप्टर जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो टोटल हमारे 8 चैप्टर और 137 जो है सेक्शन डिफाइन की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इन सभी में से किस सेक्शन में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। तो टीपीए की हम जब सेक्शन 122 पढ़ते हैं तो वहाँ पर गिफ्ट के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी में से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर गिफ्ट टर्म को डिफाइन नहीं करती, गिफ्ट का वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसाइनेशन है, विद कंसाइनेशन, क्योंकि जब हम गिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर कंसाइनेशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर टोटल सेक्शन जो है वो कितनी डिफाइन की गई है। तो हमारे आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 में टोटल 87 सेक्शन है। साथ ही हमें इसका साल पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस साल का ये एक्ट है। ये हमारा है 1996 का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि एक्स पार्टी डिग्री का क्या मतलब है इन सभी पॉइंट में से। तो कोई भी डिग्री जो पास की जाती है सेवरल पर्सन यानी कि अनेक पर्सन के अगेंस्ट एक कॉमन ऑर्डर में, क्या हम उसे कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री। या फिर कोई ऐसी डिग्री पास की जाती है जहां पर डिफेंडेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तब एक्स पार्टी डिग्री पास की जाती है, या उसका प्लीडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट के समक्ष। या फिर सूट को डिसमिस किया जा सकता है कि वहाँ पर लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है, समय ख़त्म हो चुका है, इस आधार पर, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो जहाँ पर डिफेंडेंट जो है अपीयर नहीं होता या उसके प्लीडर अपीयर नहीं होते कोर्ट के समक्ष, तो वहाँ पर जो है उनके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कैविएट जो टर्म है, फाइलिंग ए कैविएट बिफोर द कोर्ट, इसका क्या मतलब होगा इन सभी में से। तो कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन ए शूट विदाउट नोटिफाई द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट को बताए बिना वो केस को क्या नहीं करेगी, इंटरटेन नहीं करेगी। दूसरा है हमारा कि कोर्ट कैन नॉट टेक सर्टेन एक्शन इन ए शूट विदाउट नोटिफाइंग द पार्टी हु फाइल द कैविएट, बिल्कुल सही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने कैविएट फाइल किया है वो अगर कोर्ट कोई भी एक्शन लेती है तो उसको एक समन के द्वारा या फिर उसको नोटिस दिया जाएगा, ताकि हमारे अगली आपकी ये कार्रवाई होने वाली है, तो वहाँ पर उसको नोटिफाई करने के लिए वो अपनी प्रोसीडिंग के संबंध में अपने आप को वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए कैविएट फाइल करता है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी में से कौन सी जो रिट है वो फाइल की जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, कि यूज टू इंक्वायरी इनटू ए लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन असर्टेड ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर टू रिमूव सच पर्सन फ्रॉम हिज पब्लिक ऑफिसर, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए है, सरकारी विभाग में वो वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन उसके पास पर्याप्त क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस समय पर यहाँ पर कौन सी
रिट जो है वो फाइल की जा सकती है। और आपको पता ही होगा रिट फाइल की जा सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में हमारा आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट में हमारा 226 है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है, अब वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी रिट जो है वो फाइल की जा सकती है। तो जो क्वा वारंटो रिट है कि आप दिखाइए कि किस बेस पे आप यहाँ पर काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि इन सभी कोर्ट्स में से कौन जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस दे सकती है, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है इन सभी में से किसके द्वारा। क्या वो सीजीएम होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, सेशन कोर्ट होगी, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सेशन कोर्ट की कन्फर्मेशन के बाद ऐसा कर सकती है, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो सेशन की कोर्ट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा जो है वो दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी में से नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका सही जवाब क्या होगा। नॉन बेलेबल केस में क्या बेल मिल सकती है। बेल में नॉट बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब हम बात करते हैं बेल में बी ग्रांटेड ओनली थ्रू एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो नॉन बेलेबल केस में जैसा अब यह देखते हैं कि इसके पास पर्याप्त ग्राउंड है बेल पर रिहा होने का, तो इसका हमारा सेकंड जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी के अंतर्गत आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत जो हमारी पनिशमेंट डिफाइन है, पनिशमेंट कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 53 के अंतर्गत इन सभी में से कौन सी पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो सबसे पहला है हमारा कम्युनिटी सर्विस, दूसरा है फाइन, सिंपल इम्प्रिजमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन सभी को शामिल किया गया है केवल कमर्शियल सर्विस को छोड़कर। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।